नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले नजर डालेंगे 15 सेकंड में खबर पर। मंदसौर में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी। इंजीनियर के दफ्तर के बाहर की नारेबाजी, अपनी मांग पर अड़े कर्मचारी संगठन। भारत न्यूजीलैंड की टीम पहुंची इंदौर। 24 जनवरी को होना है मुकाबला। न्यूजीलैंड से सीरीज पहले ही जीत चुका भारत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में ट्रैफिक पार्क का किया लोकार्पण। 1 करोड़ की लागत से बना ट्रैफिक पार्क। गृह मंत्री मेले में हुए शामिल। सीएम शिवराज से उमा भारती की हुई मुलाकात। परामर्शों को ज्यों का त्यों लागू करने का किया आग्रह। बोली, मैं बीजेपी सरकार की विरोधी नहीं। दमोह में मकर संक्रांति के मेले में हुआ हादसा। निर्माणाधीन मंदिर की दीवार गिरने से हादसा। घायलों का हाटा सिविल अस्पताल में इलाज जारी। भिंड में दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग। 2 बच्चियों समेत 4 लोग घायल। 3 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोहा थाना इलाके की घटना। ग्वालियर में नेशनल बॉक्सर से छेड़छाड़ और फायरिंग केस में हुई कार्रवाई। आरोपी आकाश सक्सेना और राज जादौन का निकाला गया जुलूस। पुलिस ने मौका मुआयना कराकर आरोपियों को सड़क पर घुमाया। जबलपुर में नर्मदा चुनरी यात्रा में मचा बवाल। ग्वारी घाट में प्रवेश को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने यात्रा के संयोजक को घसीटकर हटाया। सीधी में भालू का किया गया रेस्क्यू। नुकीले तार में फंसा था जंगली भालू। संजय गांधी टाइगर रिजर्व कुसमी इलाके का मामला। जबलपुर में पतंग लूटना पड़ा भारी। दलदल में फंस गया 8 साल का बच्चा। शोर सुनकर लोगों ने की मदद। छतरपुर में 9 महीने के मासूम बच्चे ने निकला साड़ी का पिन। जिला अस्पताल के सर्जन ने दिखाई सूझबूझ। बच्चे के गले से निकाला गया साड़ी का पिन। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले भूपेश बघेल, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हुई सबसे ज्यादा धान खरीदी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर, सीएम भूपेश बघेल ने कही बात। अनियंत्रित होकर छत्तीसगढ़ में पेड़ से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत। कोंडागांव में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वाहन। सगाई समारोह में जा रहे थे सभी लोग। माकड़ी ब्लॉक के बागबेड़ा गांव की घटना। राजधानी में निरीक्षकों का हुआ तबादला। सुदर्शन ध्रुव गोल बाजार से तिल्दा नेवरा थाना भेजे गए। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जारी किया आदेश। भिलाई धमधा लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। ड्राइवर की साजिश का पर्दाफाश। रायगढ़ जिले का 16वां थाना बना झूठ मिल। जिले में कुल 3 चौकियां। रायगढ़ एसएसपी अभिषेक मीणा ने किया उद्घाटन। वृंदा करात ने किया बस्तर दौरा। नारायणपुर घाटी के पीड़ितों से की मुलाकात। कोरबा में राहुल गांधी को लेकर विवादित पोस्ट पर मचा बवाल। नायब तहसीलदार ने शेयर किया था पोस्ट। जिला कांग्रेस ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। अंबिकापुर के गाड़ा घाट के जंगलों में मिला एक युवक का शव। हाथी के द्वारा सिर कुचलने से गई युवक की जान। वन विभाग मामले की जांच में जुटा। भिलाई में पकड़ा गया आतंकी बंदर। 3 दिन से इलाके में मचा रखा था उत्पात। 20 से ज्यादा लोगों को किया था जख्मी। चिरमिरी में नशीला दवा के साथ एक युवक गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में मिली नशीली दवा और इंजेक्शन। ग्राहक की तलाश में था आरोपी। चिरमिरी थाना क्षेत्र का मामला। कोरबा में बेटियों ने निभाया फर्ज। पिता के निधन के बाद दी मुखाग्नि। जगदलपुर में बुराड़ी दिल्ली विधायक संजीव झा पहुंचे। संगठन के विस्तार को लेकर की बैठक। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उतरेगी आम आदमी पार्टी, ये भी बोला। चलिए अब विस्तार से खबरों को देखते हैं और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एमपी कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया। जी हां, जंबो कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया। 50 पार्टी उपाध्यक्ष और 105 महासचिव बना दिए गए हैं। इसके साथ ही 64 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। एआईसीसी ने यह लिस्ट जारी की। लंबे समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी अटकी हुई थी और एक जंबो लिस्ट तैयार हुई है। बहुत बड़ी लिस्ट है ये। 50 पार्टी उपाध्यक्ष, 105 महासचिव बनाए गए। कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। ऐलान कर दिया गया। लंबे समय से अटकी हुई और जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और टीम बहुत बड़ी रखी गई है। खुश भी किया गया नेताओं को लगकर काम करने के लिए। एक प्रकार से एक मैसेज भी है कि सबको जिम्मेदारी मिली है, अब सब मिलकर जिम्मेदारी निभाएं। एआईसीसी ने यह लिस्ट जारी कर दी है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, चुनावी साल है और इसमें एक बड़ी लिस्ट, बड़ी टीम बना दी गई है। जाहिर सी बात है सबसे उम्मीद यह की जा रही है कि भाई आपको भी मौका मिला, आपको भी मौका मिला, अब चुनाव में लगकर काम करना है। बहुत बड़ी ये टीम है।
बिल्कुल। देखिए, इस टीम को यदि चुनावी टीम कहें तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि एआईसीसी की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें 50 उपाध्यक्ष बनाए गए, 105 महासचिव बनाए गए हैं और इसके अलावा पूरे के पूरे 64 जिलों में नए जिला अध्यक्षों को कमान सौंपी गई है। तो बड़ा एक फेरबदल भी यदि हम कहें तो कांग्रेस का पार्टी में किया गया है और पार्टी के तमाम नए पुराने नेताओं को इसमें जगह दी गई है और कोशिश इसी बात को लेकर है कि जातीय समीकरणों के साथ कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता को साधा जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी की पूरी कार्यकारिणी में किसी भी विधायक को जगह नहीं दी गई। मतलब साफ है कि जो विधायक चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको पार्टी कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई है, यानी कि वो चुनाव लड़कर दोहरी जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे और खुलकर चुनाव लड़ सकेंगे। तो एक तरफ पार्टी ने संकेत दे दिया है कि ऐसे तमाम चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनको दोबारा मौका पार्टी देने की तैयारी में। लेकिन अनुराग, सवाल ये भी उठता है, जो सत्ता पक्ष बीजेपी जो है बार बार निशाना साधती है, वो कहती है कि पदाधिकारी बहुत सारे हैं कांग्रेस में और ये लिस्ट वो जाहिर भी कर रही है और कार्यकर्ताओं की कमी है। और दूसरा ये कि 50 उपाध्यक्ष, 52 जिलों के मध्य प्रदेश में 50 उपाध्यक्ष, कैसे सामंजस्य बनेगा, सवाल ये भी तो है। बिल्कुल। देखिए, इस जंबो कार्यकारिणी को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इस तरह के तमाम तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन इससे पहले जब 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे तब भी देखने को यह मिला था कि पार्टी में लंबे जो पदाधिकारियों की संख्या है वो हजारों की संख्या में पहुंच गई थी और इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठाती थी कि कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं पता है कि कितने अध्यक्ष, कितने उपाध्यक्ष, कितने महासचिव हैं। लेकिन अब जो प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जो जारी की गई है वो साफ तौर पर बता रही है कि चुनाव के लिहाज से हर एक को साधने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है और उन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों से किस तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर जिलों में काम बांटकर काम लिया जाएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस कार्यसूची को देखकर यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को भी नाराज करने की कोशिश नहीं है। मानक अग्रवाल पार्टी के नेता थे जिनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। गोविंद गोयल जो कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में थे उनको हटाया गया था, उनको भी कांग्रेस पार्टी में वापस लिया गया है। तो तमाम वो ऐसे चेहरे इस कार्यसूची में दिखाई दे रहे हैं जो पार्टी लाइन से हटकर बाहर चले गए थे, उनको दोबारा पार्टी में मौका दिया गया। यानी कि पार्टी में कोशिश इसी बात को लेकर है कि सभी को साधा राज रखा जा सके और चुनाव में किसी तरह की कोई नाराजगी पार्टी को झेलना ना पड़े, इसी का ध्यान रखा गया और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्यसूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। चलिए ठीक है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी इस पूरी इतनी जंबो कार्यकारिणी जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार सुर्खियों में, कभी दिव्य दरबार लगाते हैं, कभी भूत प्रेत भगाने के नाम पर विवादों में घिर जाते हैं। इन पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना साधा तो बीजेपी नेता उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने तो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों को राक्षस प्रवृत्ति वाला बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के विवाद में अब एमपी के राजनेताओं की एंट्री हो चुकी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनमें चमत्कार है तो अपने चमत्कार से मध्य प्रदेश का विकास भी करें। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी झोली भरने, आश्रम का वैभव बढ़ाने और निजी स्वार्थ के लिए चमत्कार के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने आगे कहा कि धीरेन्द्र से ज्यादा सनातन का प्रचार तो वो खुद करते हैं। प्रदेश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। तो अंधविश्वास को मानते नहीं, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर मालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त करने मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी जी जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप उनके? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए
निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। अगर ऐसे चमत्कारी थे तो महाराष्ट्र वाले एक नागरिक ने जो संस्था में उसका उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया, तो रात में अपने 3 टप्पर लेके क्यों भागे? उनको समाप्त कर दे, चमत्कार के माध्यम से शराब दे देते, तो वही भस्म हो सकते थे। अच्छा, उनका कहना है हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म का उनसे ज्यादा तो मैं करता हूँ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गायत्री मान, दुर्गा मान, शंकर मान, वर्षों से जब 5वीं क्लास से तब पढ़ते, वे कहाँ तब पैदा भी नहीं हुए थे। उनसे ज्यादा सनातन धर्मी कौन हो सकता है? हम हैं सब लोग, आप सब हो। इस समाज में रहने वाले इस देश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। वही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कहा, गोविंद सिंह जी कैथोलिक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इसलिए सोनिया गांधी को खुश करने के लिए धर्मशास्त्रियों का अपमान करते हैं। इसकी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। गोविंद सिंह जी कैथोलिक कांग्रेस के बड़े नेता हैं और यही कारण है कि सोनिया जी को खुश करने के लिए धर्मशास्त्रियों को, राम कथा को, कथाकारों को उल्टा सीधा बोलना, उन्हें अव्यावहारिक चुनौतियां देकर अपमानित करना, हिंदू रीति रिवाजों का अपमान करना, इस पर वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जो बहुत दुखद है। और भाई ठीक है, आप नहीं पसंद करते हिंदू संतों को, साधुओं को, तो छोड़ दीजिए उनको। लेकिन ये क्या हुआ कि आप केवल सोनिया जी को खुश करने के लिए इन सबको अपशब्द कहते रहें और ऐसी बातें करते रहे, ये आपको शोभा नहीं देता। कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को शिकायत देकर विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नारायण त्रिपाठी ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में हूँ, मैं धर्म गुरुओं के समर्थन में हूँ, मैं रामायण के समर्थन में हूँ, राम के समर्थन में हूँ, हम अपने ईश्वर भगवान के समर्थन में हैं। हमारे धर्म गुरु और रामायण पर बिहार हो, चाहे नागपुर हो, चाहे हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग कोनों से हो, जब इस तरह के जो दुष्ट और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं इस तरह आरोप लगाते हैं, तो हमारा फर्ज और दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म की, अपने धर्म गुरुओं की रक्षा करें और ये लड़ाई लड़ें। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बागेश्वर धाम के महाराज सनातन की सेवा कर रहे हैं, उनका विरोध करना राष्ट्रद्रोह है। जब जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट होगा कि सनातन दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा है, तब तब इस प्रकार के षड्यंत्र अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं। ये ही तथाकथित कुछ वामपंथी, कुछ देशद्रोही जो बागेश्वर धाम वाले हैं, उनके पीछे पड़े हैं। पर जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के बाबा ने उनका निदान किया, वो सब आश्चर्यचकित हैं, हैरानी में है कि क्या सनातन की साधना में इतनी ताकत है। बागेश्वर धाम सरकार की नागपुर में कथा के बाद जिस तरह से नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनके दिव्य दरबार को चुनौती दी, उससे मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समर्थन और विरोध की लपटें अभी और तेज होने की आशंका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत की मीडिया लगी है। वैसे आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर जो हैं, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, इनको चुनौती केवल राजनीतिक दल नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनको चुनौती शंकराचार्य भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जोशी मठ की जमीन जो है वो धसक रही है, उसको आप अगर चमत्कार कर सकते हैं तो उसको रोकने का काम करें। शंकराचार्य ने यह बात कही है। बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री हर किसी की जुबान पर हैं। चमत्कार के किस्से सुर्खियों के बीच विवादों में भी हैं और अब इस पर सियासी रंग भी चढ़ता ही जा रहा है लगातार। देखिए, नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, नौकरी जो है छूट गई है। मैं स्पेशली उन्होंने सपना देखा, हमने लिखा आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। सिद्धियां हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए।
छत्तीसगढ़ आजकल चमत्कार, चैलेंज और सियासत का गढ़ बन चुका है, क्योंकि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय रायपुर में हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ग्राम माठ रवाना होने से पहले कहा कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। रामकृष्ण परमहंस और भगवान बुद्ध इसके उदाहरण हैं। सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। ये जादूगरों का काम है, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं, सिद्धि नहीं होती। आप किसी को मतलब इतनी सिद्धियां मिलती हैं कि कोई बीमार है उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई सामान है वो हवा में ला सकते हैं। ये सारी सिद्धियां हैं, मिलती है। लेकिन इस मामले में दो मैं महापुरुषों का जो वक्तव्य है उसका उद्धरण करना चाहूंगा। पहला, रामकृष्ण परमहंस। दूसरी बात, भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना घटी जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने को गलत बताया, तो वहीं कई बीजेपी नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं बाबा का विरोध कांग्रेस की साजिश है। यह अनैतिक है, अपमानजनक है। मैं इसका विरोध करता हूं कि आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन जिनके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग जा रहे हैं और वो लाखों लोग जो है एक आस्था के बतौर जा रहे हैं, वहां कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। वो हनुमान जी की कृपा से जो उसका हौसला बढ़े, उसके अंदर में ताकत हो, एनर्जी हो, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। और धर्मांतरण के खिलाफ में लोग वापस जो है, जो धर्म परिवर्तित किए हैं, वो अपने धर्म में वापस लौटे, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। उसका मैं स्वागत करता हूं। और बागेश्वर धाम के बाबा जी का रायपुर में भी स्वागत करता हूं। धर्मांतरण पर छिड़ी जंग के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम होता है। इसके बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन और विरोध में चमत्कार, चैलेंज की सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव नवंबर के दिसंबर के महीने में है, लेकिन अभी से ही प्रदेश की सियासत गर्म होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी चरम पर है। और इस सब के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद अब केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को फिर से चेता दिया है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रमण रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी और कहा कि 8 महीने बाद पुलिस से एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवाड़ी में दिए गए बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया और कहा कि एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ एक बुजुर्ग नेता हैं और उन्हें संयम का परिचय देना चाहिए। ये उनकी कुंठा बोल रही। मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा। कल के बाद परसों आता है। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं,
कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। अब गली में खड़ा कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा बोल दे तो ठीक लगता है, नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कोई सीजन नेता बोलता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने भी अफसरों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बीजेपी के करीबी अफसरों की लिस्ट तैयार करेगी। कई लोग आरएसएस की शाखा में जाकर फोटो ले रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। संगठन अगर मान लो संगठन के बाहर जाके अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तो जाके तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कर्मचारी तो कर रहे हैं दुरुपयोग, आप कह रहे हैं कि कर्मचारी तो उसको तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कर्मचारी कर रहे हैं। आरएसएस कहते भाई आओ तो कैसे चले जाए भाई, वो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी में रहकर ये सारी चीजें कर रहे तो गलत बात है ना। आज ये सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, कई शाखा में जाके आप फोटो ले रहे हैं, पर वो फोटो आप बताते नहीं, वो बताते नहीं, आपको बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को अपन ठीक करें। कर्मचारियों को लेकर कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं, कर्मचारियों को डराने और धमकाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी उस दिए की तरह हो गई है जो बुझने से पहले बहुत जोर जोर से फड़फड़ाता है। इसीलिए चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, वो दिग्विजय सिंह जी की राह पर चल पड़े हैं। जो दिग्विजय सिंह अधिकारी कर्मचारियों को चोर बताते थे, उसी प्रकार से ये लोग जो हैं वो मिलकर अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। उन्हें कभी किसी का तमका लिए हुए बता देते हैं, कभी संघ का संघी बता देते हैं, स्वयंसेवक बता देते हैं, या फिर उन्हें डराने की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखते हैं। पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं और सरकार आती जाती है वे वहीं पर बने रहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी की जो तानाशाही सोच है, इमरजेंसी हो या कांग्रेस का कार्यकाल हो, उन्होंने अधिकारियों को इसी प्रकार से हमेशा ट्रीट किया, इसीलिए उसी दृष्टि से देखते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जोर पकड़ने लगी है, लेकिन चुनाव से पहले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल उठना कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2023 की तकरार के बीच कांग्रेस एक्टिव है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधानसभा चुनाव वचन पत्र समिति की बैठक हुई और इसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं वचन पत्र में जोड़ने पर विचार हुआ। बैठक में 2 वचन पत्र तैयार करने पर भी विचार किया गया। एक तो सामान्य वचन पत्र और एक महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी वचन पत्र। एमपी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी है। इसको लेकर कांग्रेस वचन पत्र बनाने की कवायद भी तेज कर चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर विधानसभा चुनाव वचन पत्र समिति की आज अहम बैठक हुई। इसमें वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कांतिलाल भूरिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में वचन पत्र बनाने को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 2 वचन पत्र तैयार करने का फैसला किया है। एक वचन पत्र जहां सामान्य होगा तो दूसरा महिलाओं के लिए होगा। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी वचन पत्र तैयार किया जाएगा। वचन पत्र तैयार करने के लिए 10 उप समितियों का गठन किया गया है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 1 महीने के बाद मिलने वाली जानकारियों के आधार पर वचन पत्र का ड्राफ्ट तैयार होगा। फाइनल नहीं हुआ है, चर्चा के ही स्टेज में है और अभी माननीय कमलनाथ जी ने विषय को लेकर उप समितियां भी बनाई हैं। हर 10 उप समितियां हैं। 10 उप समितियों में 5-5, 6-6, 7-7 जो विभाग आते हैं सब उनको दिए गए हैं। तो अगले महीने हमारी बैठक फिर से है 12 तारीख को और 12 तारीख के पहले ये उप समितियां अपनी अनुशंसाएं दे देंगी। उसके बाद हमारा फिर फाइनल ड्राफ्ट बनना शुरू होगा। खासतौर से माना जा रहा है कि आधी आबादी को साधने के लिए वचन पत्र में महिलाओं को लेकर विशेष पैकेज। जी, महिलाओं के लिए अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी नाम से एक अलग वचन पत्र होगा जो महिलाओं के इश्यूज को फोकस करेगा, हाईलाइट करेगा। वो एक अलग वचन पत्र होगा। महिलाओं के लिए कांग्रेस के अलग वचन पत्र पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं की याद मैनिफेस्टो में और पार्टी का झंडा उठाने के लिए ही आती है।
जबकि बीजेपी महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करती है। कांग्रेस वही है जिसने इतिहास रचा है तंदूर कांड का, सुकन्या देवी का, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में करण मोरवाल ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता के साथ उत्पीड़न किया था, और प्रियंका गांधी उसी समय नारा लेकर आई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और प्रियंका गांधी ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उस महिला कार्यकर्ता को दरकिनार करके बड़े बड़े वकील करण मोरवाल के समक्ष खड़े किए हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को महिला कार्यकर्ता तो चाहिए झंडा उठाने के लिए, महिलाएं चाहिए मैनिफेस्टो में दिखाने के लिए, महिलाएं चाहिए वोट कराने के लिए, पर जहां पर महिला अधिकार की बात होती है तो वहां पर सबसे अधिक शोषण जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां समाज के अलग अलग वर्ग को रिझाने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए प्रियदर्शनी वचन पत्र तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद से अब तक पहली बार प्रदेश के किसी थाने को देश के टॉप 10 थानों में छठा स्थान मिला है, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला बैतूल जिले का चोपना थाना है, जहां सीमित संसाधनों और स्टाफ के बावजूद पूरी ईमानदारी से की गई पुलिसिंग के चलते इस थाने का नाम देश में रोशन हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि देश के 16,955 थानों में से 10 सर्वश्रेष्ठ थाने चुने गए। बैतूल जिले का चौपान थाना आज देश के 10 सबसे अच्छे थानों में शुमार हो चुका है, जिसकी वजह संसाधन या कोई तामझाम नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से की गई पुलिसिंग है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों के नाम घोषित किए, जिनमें पहली बार मध्य प्रदेश का कोई थाना शामिल हुआ है। निश्चित पुलिस के हर कर्मचारी को पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत का निराकरण तत्काल समय पर, यदि उनकी शिकायत सुन ली जाती है तो आधी शिकायत उनकी वैसे ही हल हो जाती है, और उसको अंजाम तक उनको पहुंचाना चाहिए। और शिकायत किसी भी अपराध का निराकरण शीघ्रता करने से यह निश्चित रूप से ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर राज्य से 3 थानों का चयन करते हुए उनके वार्षिक अभिलेखों की जांच और मैदानी सर्वेक्षण किए जाते हैं, जिसमें कई मापदंडों पर खरा उतरना होता है। सर्वे टीम पारदर्शिता रखने के लिए आम लोगों से भी पूछताछ करती है, जिसके बाद थाने की रिपोर्ट तैयार होती है। ऑल इंडिया में 16,995 थाने थे। इन थानों में मध्य प्रदेश के उदय के बाद में ये प्रथम बार हमें ये अवसर प्राप्त हुआ था। टोटल 70 थानों को चयनित किया गया था। उस 70 थानों में हमको टॉप 10 की पोजीशन बनानी थी इसमें, और ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश को इसमें 6वां स्थान प्राप्त हुआ है ऑल इंडिया में। ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के उदय के बाद ये पहली बार मध्य प्रदेश का नाम में बैतूल जिले का नाम आया है, और बैतूल जिले का ये थाना चोपना है। बैतूल के इस थाने ने न केवल मध्य प्रदेश पुलिस को गौरव करने का मौका दिया, बल्कि ये दूसरे सभी थानों के लिए प्रेरणा भी है। संसाधनों और स्टाफ की कमी का रोना छोड़कर अगर खाकी वर्दी अपने बुलंद हौसलों के साथ काम करे तो हर थाना ये गौरव हासिल कर सकता है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।